हेलो बच्चों, आप सभी का आज फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे क्लास 10th का चैप्टर था आपका फेडरलिज्म। ठीक है, 2 पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा सबसे पहला है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कि फेडरलिज्म जो है वो किस तरह से जो है आपका वो प्रैक्टिस किया जाता है। तो सुनना जरा, देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस में बनाता जाऊं कि भाई ये हो तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा, जैसे वो वही वाली बात होगी कि एक लॉ को फॉलो करने के लिए हम क्या बना रहे हैं कि दूसरा लॉ, कि भाई ये लॉ होगा तो कोई वो नहीं करेगा, अगर कोई ये रूल तोड़ता है तो उसके लिए ये लॉ, अगर ये फिर से रूल टूटा तो फिर से कोई नया लॉ। तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रोविजन बना देने से फेडरलिज्म की जो बात है वो आपका अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल मायने में एक्टिव नहीं होता, यानी कि या आप कह लो कि फॉलो नहीं होता। तो फिर क्या करें? देखो हमारा जो नेशन है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है, ठीक है जी, जहाँ डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों का देश, जहाँ पे हर एक की भावनाओं को, हर एक की बातों को, हमारा जो इतना इंडिया जैसे बड़ा कंट्री है, इतना लार्ज कंट्री है, जहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसको यूनाइट करना एक क्या है, काफी डिफिकल्ट वर्क है। ठीक है जी, तो इसी बात पे हम चलते हैं कि आखिर किस तरह से इसको यूनाइट किया गया, क्या क्या बातें हैं, वही इस लेसन में हम आज पढ़ने वाले हैं, जो आज का हमारा वीडियो है। देखो क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पे है आपके लिंग्विस्टिक स्टेट्स की। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या हो गए, जैसे कि कोई एक ही तरह की भाषा या एक ही तरह की लैंग्वेज बोलने वाली जो हो गए आपके, वो क्या कहलाते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट हो गए आपके। जब इंडिया आजाद हुआ था, ठीक है, जब इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम में आपके 12, ठीक है जी, 12 स्टेट हुआ करते थे 1947 में। उस टाइम आपका कहा जाता है कि 565 के आसपास आपके प्रिंसली स्टेट्स होते थे। ठीक है, तो जब 12 स्टेट्स उस टाइम हुआ करते थे, उन प्रिंसली स्टेट्स को जो है हमारे जो फर्स्ट आपके होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सबको मिलाया और आज जो इतना बड़ा नेशन देख रहे हो वो आज ये नेशन खड़ा हुआ है। तो 12 प्रिंसली स्टेट्स आपके उस टाइम 12 स्टेट्स थे आपके, प्रिंसली नहीं 12 स्टेट थे। बाद में यही आपके क्या हो गया, अगर आप बात करें 1947 से लेके आज हमारा 2020 में, तो 28 स्टेट्स हमारे पास, यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो किस तरह से बने ये, क्या क्या इनकी बेसिस थी, तो सुनिएगा जरा ध्यान से कि सबसे पहले कुछ स्टेट्स जो क्रिएट हुए टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन इथनिसिटी, कल्चर और ज्योग्राफी। ठीक है, सबसे पहले बने ऑन द बेसिस है लिंग्विस्टिक, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो एक तरह की क्या है आपका लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, एक तरह के भाषा बोलने वाले आपको लोग मिल जाएंगे। उसके अलावा जैसे यहाँ बात की इथनिसिटी, कल्चरल और ज्योग्राफी के बेसिस पे भी स्टेट्स क्या हो गए आपके अलग अलग बने। क्या मतलब होता है इथनिसिटी का? इथनिसिटी हो गया जो जहाँ पे एक तरह की फीलिंग हो, जैसे एक तरह का कल्चर हो गया, ठीक है, एक तरह की कल्चर या एक तरह का ओरिजिन, इस बेसिस पे अलग किया गया। कल्चर और ज्योग्राफिकल बेसिस पे अलग किया गया। कुछ एग्जांपल हैं जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो इसमें सबसे आगे नाम आते हैं। ठीक है जी, जैसे झारखंड की बात करें तो हुआ क्या था कि बिहार और झारखंड पहले एक ही स्टेट हुआ करता था, लेकिन जो झारखंड का अगर आप ज्योग्राफिकल देखो और कल्चरल देखो तो थोड़ा सा बिहार से थोड़ा सा अलग है। झारखंड की तरफ आपको ज्यादातर हिली एरियाज दिखेंगे, आपके ज्यादातर माइंस वगैरह जो है वो झारखंड में है। और उस टाइम होता क्या था कि कहा जाता है कि जो बिहार की गवर्नमेंट थी, जब 2000 में अलग किया गया था तो उस टाइम आपकी आरजेडी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, और उस रीजन में झारखंड स्टेट जो था उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रहा था। तो जो 2000 में उस टाइम सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, यानी कि एनडीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, 3 स्टेट्स अलग किए थे। एक आपका था उत्तर प्रदेश से आपका अलग हुआ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और तीसरा जो अलग हुआ था वो था आपका बिहार से झारखंड, ताकि इन स्टेट्स को क्या किया जा सके, इन जो इन स्टेट्स के रीजन थे उनको अच्छे तरह से डेवलप किया जाए। अभी हाल ही में जो हमारा जो अगर आप देखोगे, जैसे लास्ट जो सेपरेशन हुआ स्टेट का वो हमारा कौन सा था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, वो भी बहुत दिनों से फाइट चल रही थी कि दोनों स्टेट क्या कर दिए जाए, अलग अलग कर दिए जाए। और अभी भी बहुत सारे स्टेट्स को लेके क्या कर रही है, बातें उठ रही है कि हमें एक सेपरेट स्टेट बना दिया, जैसे कि एक पूर्वांचल आता है, मिथिलांचल आता है, जो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमें क्या हो, कि हमें एक अलग स्टेट का दर्जा मिले, क्योंकि हमारे ऊपर या हमारा जो रीजन है
ठीक है, उसका जो है वो सही से प्रॉपर वे से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमारा कल्चर भी थोड़ा सा उनका अलग है, तो इस तरह से ये बातें वहां पे उठती रहती हैं। अब देखिए क्या है, कह रहे हैं कि शुरू में जब इस तरह से लिंग्विस्टिक स्टेट बनने की बात आई थी तो नेशनल लीडर्स जो थे वो क्या कह रहे कि भाई इस तरह से जो हमारा नेशन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और बहुत सारे नेशनल लीडर जो थे उस टाइम क्या थे, वो आपको इस बात को लेके अपोज कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें भी ये बात रियलाइज हुआ कि अगर हम इसको अलग करते हैं, अगर हम क्या करते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर हम स्टेट्स का बंटवारा कर देते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो और अच्छे से क्या है, वो और अच्छे से वर्क कर रहा था। तो ये बात उन्होंने रियलाइज किया, और आज देखोगे आप ज्यादातर जो स्टेट है वो आपके लैंग्विस्टिक बेसिस पे ही क्या है, आपके अलग अलग है। उसके बाद बात आती है लैंग्वेज पॉलिसी, कि भाई लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। अगर आप बात करोगे, सबसे पहले जो एक कंफ्यूजन होता है कि हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ आवर नेशन, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी जस्ट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, अगर हम बात करें तो इंडिया का जस्ट एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखो ऐसा है कि हिंदी के अलावा हमारे पास 21 और लैंग्वेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनके बारे में लिखा है कि ये 21 जो है उनको भी दर्जा दिया गया है हिंदी के अलावा, यानी टोटल 22 जो है वो लैंग्वेज हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में। अब क्या मतलब हुआ इसका, कि देखो क्या है कि इंडिया का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो भी बहुत ज्यादा आपके अलग अलग है। ये है तो 22 लैंग्वेज वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, हिंदी जो है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है, अप्रॉक्स 42% के आसपास लोग जो हैं वो आपके हिंदी बोलते हैं, लेकिन वहीं पे बांग्ला है, तमिल है, कन्नड़ा है, मराठी है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जो कि अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इनको भी बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब देखो होता क्या है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने लैंग्वेज को लेके, अपने कल्चर को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे कि तमिलनाडु एक सबसे बड़ा एग्जांपल आता है। अभी कुछ महीने पहले की बात है कि तमिलनाडु की बसों पे क्या हो गया था, हिंदी में भी वहां पे लिख दिया गया था। ठीक है, जैसे बस नंबर हो गया या किसी तरह की गाइडलाइंस हो गई, तो वहां पे बहुत ही बड़ा क्या हुआ था, एक अपोज हुआ था, बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट टाइप का आप समझ सकते हो, क्योंकि वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका जो कल्चर है, उनकी जो रियलिटी है जो है वो बिल्कुल चेंज हो सके। इवन वहां पे मैं जब चेन्नई गया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा जो जिनको ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं आती है, पर वो हिंदी नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो हमेशा अपने लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि हमारा जो एक कल्चर है, हमारी जो एक वैल्यू है वो बनी रहनी चाहिए, और यही कल्चर और यही जो डाइवर्सिटी है वही हमारे नेशन का, हमारे देश का, हमारा जो इंडिया है इसका एक यूनिक फीचर है। ठीक है जी, तो उसको बनाए रखने का भी यही काम है। तो इसीलिए कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है किसका, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वहीं अगर आप बात करोगे तो हर एक स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, हर एक स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। अब वही बात की है, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस स्टॉप इन 1965। 1965 के बाद, तो पता है ब्रिटिश टाइम में ऑफिशियल जो ज्यादातर चीजें होती थी वो आपकी इंग्लिश में होती थी, लेकिन 1965 के बाद इस चीज को बहुत ही मतलब हटा दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था। हालांकि बहुत सारे आपके जो ऐसे नॉन हिंदी स्पीकिंग जो आपके स्टेट हैं, जैसे नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, मणिपुर वगैरह हो गए, उसमें भी कई जगह पे देखा गया है कि वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, और भी उनकी लैंग्वेज है, पर इंग्लिश को भी उन्होंने अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रेफरेंस दी है। ठीक है जी, इंग्लिश को उन्होंने अपने लैंग्वेज में प्रेफरेंस दी है। तो ये बात है। अब देखो है क्या, इवन जो हमारा आपका देखोगे कि जब कोई एग्जाम वगैरह होता है, अगर आप जाओगे जब कंपटीशन एग्जाम दोगे आज, तो आप देखोगे कि वहां पे भी क्या होता है, रीजनल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर आते हैं। ठीक है जी, जैसे हर एक स्टेट का क्या होता है, जैसे आप एग्जाम देते हो 10th क्लास में ही हो आप, तो गुजरात बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, आपका तमिलनाडु बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, इस तरह से हर एक स्टेट का भी बोर्ड होता है। एक तो सीबीएसई हो गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसी तरह से स्टेट वाइज भी होते हैं। तो कई जगह आप देखोगे कि स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश मीडियम लेना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम, नहीं तो आप आप जो जिस भी स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे कि गुजरात है तो गुजराती मीडियम से भी आप दे सकते हो एग्जाम।
ठीक है। तो हर एक स्टेट में ये बात आपकी लागू होती है, मराठी में भी होता है। इसी तरह से जब कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं हम, तो वहां पे भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम प्रेफर करेंगे देना। अब बात आती है आपकी सेंटर स्टेट रिलेशन की, कि किस तरह से हमारे यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन है। तो देखो 1947 में जब इंडिया आपका इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम से लेके अगर आप देखोगे इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा स्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो आपकी उस टाइम कांग्रेस होती थी, जो आजकल जिसको हम यूपीए गवर्नमेंट भी कहते हैं, तो कांग्रेस जो होती थी वो क्या होती थी, आपकी मेजर आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आपका जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी था वही था। और वही से कांग्रेस ने बहुत दिनों तक इंडिया पे जो है आप कह लो कि इंडियन जो सिस्टम है उस पे जैसे उनके सीएम पीएम भी, बहुत सारे सीएम भी आपके कांग्रेस पार्टी के शुरू शुरू में रहे थे। जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, राजीव गांधी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है। तो बहुत टाइम तक यूपीए गवर्नमेंट जो है उसने रूल किया हुआ है। अब होता क्या था कि उस टाइम में जो कई जगह देखा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी वो वही गवर्नमेंट होती थी जो सेंटर में गवर्नमेंट होती थी, ठीक है जी। और कई जगह पे अगर कोई राइवल पार्टी आ गई जो कांग्रेस के अगेंस्ट है या जो उस टाइम सेंटर में उसके अगेंस्ट है, तो वो क्या करता था, सेंटर उस पर प्रेशर बनाता था, ठीक है जी। सेंटर क्या करता था, उस पर प्रेशर बनाता था। और कई बार क्या हुआ था कि इसको आपका डिसमिस भी कर दिया जाता था कि वो अपना पावर दिखाना चाहते थे हमेशा। देखो होता क्या है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना आइडियोलॉजी होता है और वो उसी पे काम करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो कभी भी आपका सेंटर में और स्टेट गवर्नमेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट है, सेंटर का अलग और स्टेट का अलग, तो इस तरह की जो डिस्पैरिटी, इस तरह का जो चीजें हैं वो देखने को मिलता है कि दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है। दोनों में कहीं ना कहीं मतभेद जो होते हैं, वो डिफरेंसेस वो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो शुरू में इनिशियल जो इंडिया का इंडिपेंडेंस था, इवन कहा जाता है कि 1990 तक कांग्रेस पार्टी जो है उसका बहुत ही उनका वर्चस्व था, वो पूरा का पूरा उन्हीं का रूल हुआ करता था और उनका बहुत बड़ा दबदबा था। लेकिन आफ्टर 1990 क्या हुआ, ये चीजें काफी बदली, ठीक है जी। उस टाइम छोटे छोटे पार्टीज आए जिन्होंने स्टेट में अपना नाम शुरू किया, जिसमें एक बीजेपी भी आता है जो आप बाद में जाके बहुत बड़ी नेशनल पार्टी भी बन चुकी है अभी, बीएसपी हो गया, एसपी हो गया। तो ऐसे कई सारे पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे क्या हो गए, बनने शुरू किए। और जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनने शुरू हुए तो यहाँ पे क्या हो गया, एक नए एरा का शुरुआत हुआ, ठीक है जी। और यहीं से आपका स्टार्ट होता है कोलिशन गवर्नमेंट का फंडा, ठीक है। कि उस टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो बहुत कम ही चांस है जहां पे आपका जैसे अगर हम लास्ट टू बात करें जो 2019 में इलेक्शन हुए थे और 2014 में इलेक्शन हुए थे, उसमें एनडीए गवर्नमेंट को क्लियर मेजोरिटी मिली थी। लेकिन 1990 के बाद जो भी गवर्नमेंट बनी है उसको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो वो क्या करते हैं कि दो या दो से अलग पार्टी, एक पार्टी बड़ी पार्टी को सपोर्ट करती है और वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो उसी को क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। यानी कि वहां पे किसी एक पार्टी की कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो कोई दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलके कोई एक पार्टी फॉर्म करे और उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। जैसे कि अभी महाराष्ट्र का एग्जांपल है, महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ था आपका, उसमें क्या हुआ था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी आई थी, लेकिन उसके पास भी क्लियर मेजोरिटी नहीं था। तो उसके बाद जो है आपका शिवसेना था, एनसीपी था और कांग्रेस, इन तीनों पार्टी ने मिलकर वहां पे क्या कर लिया, गवर्नमेंट बना लिया। तो वो आपका कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है जी। तो कोलिशन गवर्नमेंट हो गया कि जहां पे आपका दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलके कोई एक गवर्नमेंट फॉर्म करे। अब आपको मैं कुछ दिखाता हूं, ये आपके बुक के ही कार्टून है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख रहे होगे कि ये कार्टून दिया हुआ है, यहाँ लोग लाइन में खड़े हैं और ये एक्चुअली इंदिरा गांधी जी की फोटो दी हुई है इनडायरेक्टली। और यहाँ पे दिखाया गया पावर ऑफ स्टेट का एक बहुत बड़ा पतीला है और इसमें से ये जो स्टेप सा दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है, आपको इस पतीले में से चीजें निकाल निकाल के स्टेट को दे रहा है। और स्टेट के लोग जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक देख रहे हो आप कि कटोरा लेके खड़े हैं। कहना ये वही दिखाना चाहता है कि उस टाइम जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता था वो पूरा पावरफुल होता था और वही कंट्रोल करता था कि भाई जो पावर है स्टेट के पास कितना जाए, सेंटर के पास कितना रहे। वही दूसरा फोटो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये अटल बिहारी जी की फोटो है। आपको इनडायरेक्टली वहां पे उसने ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पे बीजेपी का कमल पकड़ा हुआ और साथ में आप यहाँ देखोगे इनके चेयर में बहुत सारे फेसेस है, ठीक है जी। और यहाँ पे सिंबल है, जैसे टीएमसी का है आपका, यहाँ साइकिल दिया हुआ है। इस तरह से बहुत सारे सिंबल है जो दिखाता है कोलिशन गवर्नमेंट का इसमें, कि ये गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी थी आपकी 1990
1998 या 1999 की बात है, उस टाइम अकेले उनकी मेजोरिटी नहीं आई थी, तो बहुत सारी पार्टीज जो थी वो उन्होंने इनको सपोर्ट किया था, उससे उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। तो शायद उसी कार्टून को यहाँ पे क्या किया गया है, दिखाया गया है। वहाँ पे ये नहीं बोला गया है, पर वही चीज उसने यहाँ पे दिखाई हुई है। तो होप कि आपको ये जो पार्ट है ये अच्छे से समझ आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट होता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है जी। और इससे अगला जो पार्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें भी हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, किस तरह से स्टेट जो है वो पावरफुल बना और क्या क्या उसमें हुआ था। तब तक आप क्या करिए, इतना रिवाइज करिए, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।